हमारी आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां एक देश दूसरे देश की मदद करने के लिए अपने कुछ हथियार भेजता है। पर क्या ये आसान काम है? क्या एक युद्ध के बीच किसी देश की मदद इतनी आसानी से की जा सकती है? इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब आपको हमारी आज की कहानी में मिलेगा। कहानी की शुरुआत 1942 में एक नॉर्वे शिप से होती है, जो कि अलाइड आर्किड कॉन्वे का पार्ट है, और इसी वजह से वो सोवियत यूनियन और जर्मन के बीच चल रहे युद्ध में वो सोवियत यूनियन की हेल्प करने के लिए जा रही है। वो जहाज अकेला नहीं है, बल्कि वो था एक 35 जहाज़ों का समूह, जिन्हें बर्फीले आर्कटिक रास्ते से सोवियत यूनियन पहुंचना था। और इन्हीं जहाज़ों में एक जहाज था कैप्टन स्कार का, जो एक तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। इसी के साथ डे 4 पर उस जहाज पर मॉर्क नाम का एक नया कैप्टन आता है, जिसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। पर मॉन्क और कैप्टन स्कार के ख्याल कुछ एक से नहीं थे। इस वजह से कैप्टन स्कार को उस पर शक होने लगता है और वो रैंगेल्ड को उस पर नजर रखने के लिए कहता है। इस बीच एक दिन जब कैप्टन स्कार और रैंगेल्ड बात कर रहे होते हैं, तो रैंगेल्ड कैप्टन से नए रेडियो ऑपरेटर इसक्सॉन को जॉब से निकाल देने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो किसी काम का नहीं है। लेकिन कैप्टन उसे बताता है वो सबसे अच्छा मॉर्स कोड पढ़ने वाला आदमी है। असल में मॉर्स कोड वो सीक्रेट कोड है जिनका इस्तेमाल रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू कोई मैसेज भेजने के लिए किया जाता है। खैर, अब इस बात को वेरीफाई करने के लिए रैंगेल्ड उसे मॉर्स कोड में एक सवाल पूछती है, जिसका जवाब था गधा, और वो समझ जाता है। तभी अचानक उन्हें एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है। सभी डेक पर चेक करने के लिए जाते हैं। वहीं शिप पर मौजूद एक आदमी जोहान गन लेकर शूट करने के लिए रेडी होता है, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी अचानक उनके काफिले की एक बोट पर बॉम्ब गिरता है, और वो देखते ही देखते पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ये नज़ारा इतना भयानक था कि उसे सभी बहुत घबरा जाते हैं। असल में उन शिप में मौजूद लोग कोई सैनिक नहीं थे, बल्कि वो तो सिर्फ शिपिंग इक्विपमेंट को पहुंचाने के लिए आए थे और वापस अपने घर भी जाना चाहते थे। तभी अचानक उन्हें एक जर्मन यू बोट दिखाई देती है, जिस पर जोहान शूट करने वाला होता है। लेकिन तभी वहां एक ब्रिटिश प्लेन आता है और एक ही ब्लास्ट में यू बोट को तबाह कर देता है। असल में ब्रिटिश एयरफोर्स भी उनकी मदद कर रही है, क्योंकि ये मिशन एलाई देश के लिए जरूरी था। खैर, अब इन सब को सभी बहुत खुश होते हैं और अपने काम करने लगते हैं। उन लोगों को वो सामान 12 दिन में पहुंचाना था, इस वजह से वो चलते रहते हैं कि तभी अचानक 7वें दिन रैंगेल्ड को एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है, जिससे कि जब वो कैप्टन स्कार और मॉन्क डिकोड करते हैं तो वो मिशन अबॉर्ट करने के लिए एक मैसेज था ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। पर इस मैसेज से उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ब्रिटिश की आर्मी मिशन क्यों अबॉर्ट करना चाहती है। लेकिन तभी मॉर्क कहता है कि हो सकता है कि उन्हें डर हो कहीं वो हार गए, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी किसी से भी हारना नहीं चाहती। और ये एक इंडिकेशन है, हो सकता है कि बहुत सी जर्मन शिप उनके पास आ रही हो, जो कि बिल्कुल अच्छी न्यूज़ नहीं थी। अब क्योंकि बिना मिलिट्री सपोर्ट के वो लोग आगे नहीं जा सकते, इस वजह से सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और तभी कैप्टन मॉर्क और रैंगेल्ड और जहाज़ के इंजन एरिक के साथ एक मीटिंग करते हैं, जहां स्कार सभी को करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। सभी से आगे क्या करना चाहिए उसकी राय मांगता है। अब क्योंकि आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं था, इस वजह से सभी लोग वापस जाने की सलाह देते हैं। लेकिन कैप्टन कहता है वो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि वो जर्मन को मज़ा चखाने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हमेशा से नॉर्वे और सोवियत यूनियन के बीच रिश्ते अच्छे रहे। इस वजह से वो उनकी मदद ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ वो एरिक को आगे बोट को फुल स्पीड को चलाने के लिए कहते हैं, ताकि वो सभी जल्दी से वहाँ पहुँच सके। तभी अचानक मॉर्क कहता है कि आखिर वो जहाज़ में सभी को क्या बताएगा, जिस पर स्कार कहता है सभी को सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब कहकर वो बोट्सवेन को बुलाता है और उसी बोट की निगरानी बढ़ाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ बोट में मौजूद बाकी लोग मज़े से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज़रा भी खबर नहीं था कि वो किस खतरे के बीच में है। इन सब के बाद कैप्टन स्कार मॉन्क को अपने केबिन में बुलाता है, उसे उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है, जिस पर मॉर्क बताता है वो एक टाइम पे बहुत ही शानदार जहाज़ का कैप्टन था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन पर हमला हुआ और उनका जहाज़ 30 मिनट में डूब गया। हालांकि उतने टाइम में जहाज़ में मौजूद सारे लोग रेस्क्यू बोट से बच गए, इस वजह से सभी मॉर्क को काफ़ी पसंद भी करते हैं। पर यह सब सुनकर कैप्टन स्कार मॉर्क से कहता है उसे ये कहानी उस जहाज़ पर किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग एक डूबे हुए जहाज़ के मुसाफिर को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि वो उसे ये भी कहता है कि वो खुद भी जहाज़ को एक कॉफिन ही मानता है, क्योंकि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कौन सा जहाज़ कब डूबेगा। अब कैप्टन की बातों से मॉन्क इतना तो समझ गया है कि वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता, पर फिलहाल वो कुछ बोलता नहीं है। इन सब के बाद रात में जब सभी सो रहे होते हैं तो इसक्सान अचानक से उठकर एक गन निकालने लगता है, जिसे उसे एक साथी देख लेता है। क्योंकि बोट पर गन लाना मना है, इस वजह से वो उस पर गुस्सा होने लगता है।
लेकिन तभी जोहान आकर उसकी मदद करता है। असल में इसक्सॉन कम उम्र का लड़का था, क्योंकि वो जानता है कि वो जंग के मैदान से होकर जा रहा है। इस वजह से उसने खुद की सेफ्टी के लिए वो हथियार लिया था। खैर, अब अगली सुबह रैंगिट को एक और डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है, जिससे वो मॉर्ग को दिखाता है। असल में वो सिग्नल पास के एक जहाज से आया था और इससे ये समझ आ रहा है कि वो भी डूब रहा है। तभी वहाँ कैप्टन स्कार आते हैं और सभी को इन सब पर ध्यान ना देते हुए आगे चलते रहने के लिए कहते हैं। अब उसके जाने के बाद मॉर्ग आइडेंटिफाई करता है कि सिर्फ वो ही एक जहाज नहीं है जो डूब रहा है, बल्कि उनके आसपास बहुत से जहाज डूब चुके हैं। पर इसके बाद भी कैप्टन आगे बढ़ने के लिए तैयार थे और ये बात अब किसी को पसंद नहीं आ रही थी। इसी के साथ जहाज आगे बढ़ता रहता है। अगली सुबह एक बार फिर उनके जहाज को एक और सिग्नल मिलता है, जो कि सामने मौजूद एक जहाज से आ रहा था। अब धुंध की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखकर मॉर्ग जहाज को उस जहाज की तरफ मोड़ने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों की मदद के लिए चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जैसे ही जहाज की स्पीड कम होती है, कैबिन में बैठे कैप्टन स्कार को इसका पता चल जाता है। वो डेक पर आकर मॉर्ग गुस्सा होने लगता है, क्योंकि उसे ऐसे ऑर्डर नहीं दिया था। अब वो बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उस जहाज पर एक ब्लास्ट होता है और ये देखकर कैप्टन स्कार तुरंत जहाज को पूरी तरह से बंद कर देने के लिए कहते हैं। असल में जर्मन ने वहां पर माइन बिछा रखी थी, इस वजह से अब वहां से निकलना खतरे से खाली नहीं था। ये सब देखकर कैप्टन मॉर्ग से जहाज में मौजूद जवान लड़कों को पानी में भेजने के लिए कहते हैं, ताकि वो उन माइंस को हटा सके। जिस पर मॉर्ग 4 लड़कों को उस काम को करने के लिए चुनता है, जिसमें था एक इसक्सॉन। जिसके बाद वो लोग रस्सी की मदद से नीचे जाते हैं और उन माइंस को किनारे लगाने लगते हैं। तभी अचानक इसक्सॉन पानी में गिर जाता है, पर रस्सी बंधी होने की वजह से वो वापस ऊपर आता है। और तभी अचानक एक दूसरी माइन को किनार करते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बार फिर पानी में गिर जाता है। इस बार रस्सी ढीली होने की वजह से खुल जाती है और वो जहाज से दूर जाने लगता है। अब ये देखकर बोट्सवाइन उसे दूसरी रस्सी से बचाने की कोशिश करता है, पर इसक्सॉन टाइम पर उस रस्सी को पकड़ नहीं पाता, जिससे वो जहाज के पीछे रह जाता है और मदद के लिए पुकारता रहता है। पर क्योंकि अब जहाज को पीछे मोड़ा नहीं जा सकता, इस वजह से कुछ ही देर में उस बर्फीले पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर मॉर्ग को बहुत गुस्सा आता है। वो कैप्टन स्कार से कहता है अगली बार उसे इस तरह का खतरनाक काम करने के लिए खुद जाना चाहिए, क्योंकि उसे जरा भी किसी की परवाह नहीं है। और कैप्टन कहता है कि उसे इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं और इसी के लिए वो कैप्टन है। खैर, इन सब के बाद जहाज पर सभी बहुत घबराए हुए हैं और तभी बोट्सवाइन इसक्सॉन का सामान लेने के लिए उसके रूम में जाता है। वहाँ सामान लेकर वो रैंगिट के पास जाता है, जो रो रही होती है। रैंगिट को इसक्सॉन कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन इसके बाद भी वो कभी नहीं चाहती थी कि उसकी मौत हो जाए। खैर, अब बोट्सवाइन उससे कहता कि इसक्सॉन के अलावा अब वही है जिसे उस बोर्ड पर मॉर्स कोड पढ़ने आता है, इस वजह से अब उसे ही उसका काम संभालना होगा। अब जब वो उसका सामान रख रहा होता है, तभी उसके हाथों से इसक्सॉन की डायरी गिर जाती है, जिसमें वो कोड लिखे हुए थे और उन्हें पढ़कर बोट्सवाइन समझ जाता है कि कैप्टन स्कार सभी से झूठ कह रहा है और जानकर सभी की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। उस बोट में मौजूद सभी लोग अपने घर जाना चाहते हैं, इस वजह से वो भी ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और तभी मॉर्ग कैप्टन के पास ये सब बताने के लिए जाता है, लेकिन कैप्टन उसे खुद इस मैटर को डील करने के लिए कहते हैं। पर मॉर्ग कहता है कि ये मैटर वो हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फैसला उसका नहीं है। ये सुनकर कैप्टन अपनी गन निकालता है और सभी से बात करने के लिए जाता है। वो सभी को समझाता है कि सोवियत को नॉर्वे की मदद की बहुत ज़रूरत है। ये भी बताता है किस तरह जब जर्मन ने उन पर हमला किया तब नॉर्वे की सरकार अपने ही लोगों को नहीं बचा पाई, लेकिन आज अगर उन्होंने सोवियत की मदद की तो वो लोग ज़रूर जर्मन को हरा देंगे। और इस तरह वो सभी को मना लेता है। वही इन सब के बाद ब्रेकफास्ट के टाइम पर एरिक से मिलने के लिए जाता है, पर उसके कुछ पूछने से पहले एरिक उससे कहता है कि उस जहाज़ को वो छोड़कर जाना चाहिए। अब ये सुनकर स्कार कहता है कि वहाँ कोई भी अपनी मर्जी से नहीं है और ये आखिरी बार है जब उसे उन्हें कहीं लेकर जाना पड़ रहा है। अब जब वो वापस जाएगा तो उसे छुट्टी देने का भी वादा करता है। ये सुनकर एरिक को थोड़ा अच्छा लगता है और वो बताता है अगर वो लोग धीमी गति से चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सुनकर स्कार अपना नाश्ता उसे देकर वहां से चला जाता है। अब इस तरह उन्हें उस बोट पर 9 दिन हो जाते हैं और एक दिन सुबह एक बार फिर से बोट से सिग्नल मिलता है, लेकिन उसकी लोकेशन का पता नहीं लगता। तभी मॉर्ग रैंगिट को समझाने की कोशिश करता है। वो कैप्टन को समझाया कि उनके साथ चल रहे बहुत से जहाज अब डूब चुके हैं और उनका पता नहीं है कि आखिर वो लोग अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं। पर रैंगिट कहता है कि स्कार ने 15 बार आर्कटिक को पार किया है और वो उनके डिसीजन के खिलाफ नहीं जाएगी। तभी अचानक वहाँ कैप्टन स्कार आते हैं और वो मॉर्ग को बुरा भला कहने लगते हैं। वो ये तक कह देते हैं कि जब वो कैप्टन था तब क्या हुआ था, जो सुनकर मॉर्ग को बहुत गुस्सा आता है।
अब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें वो जहाज दिखने लगता है जिससे वो सिग्नल आया था, और इसी के साथ उनके ऊपर एक जर्मन प्लेन भी उड़ने लगता है। अब ये देखकर कैप्टन सभी लोगों को डेक से नीचे जाने के लिए कहते हैं। इसी के साथ जोहान, इवर्सन और सिगार्ड बस डेक पर रहते हैं ताकि वो फायरिंग कर सके। अब वो जर्मन प्लेन उन लोगों के ऊपर फायरिंग करना शुरू करता है जिससे सभी घबरा जाते हैं। जोहान उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है और इसी बीच इवर्सन बहुत ज्यादा घबराया हुआ है वहीं बैठ जाता है। वहीं मॉर्क उसे देखकर उसे वापस बुलाने की कोशिश करता है पर वो उसकी बात नहीं सुनता। ये सब देखकर मॉर्क खुद उसे लेने के लिए जाता है पर तब तक वो उस फायरिंग में मर जाता है। पर उस फायरिंग में इवर्सन नहीं था जो घायल हुआ था, बल्कि कैप्टन स्कार को भी इस बीच गोली लग जाती है और रैंगिट और बोट्सवाइन उसे इलाज के लिए लेकर जाते हैं और मॉर्क अब कैप्टन की जगह संभालने लगता है। वहीं वो जर्मन प्लेन की फायरिंग कंटिन्यू रहती है जिसे डेक पर आग लग जाती है। सभी सिगार्ड जॉन की मैगजीन भर के दे रहा था और इसी बीच रैंगिट और बोट्सवाइन कैप्टन को मॉर्फिन का इंजेक्शन देकर उसकी बॉडी से गोली बाहर निकालते हैं। तभी जोहान प्लेन की इंजन में फायर करता है जिससे वो प्लेन समुंदर में गिर जाता है और उस वक्त तक कैप्टन स्कार की स्टिचिंग भी हो जाती है। बाकी के लोग डेक पर लगी आग को बुझाने लगते हैं। इन सब के बाद मॉर्क स्कार को बचाने के लिए आता है और बोट्सवाइन उसे बताता है उन्हें 3 से 4 घंटे में होश आ जाएगा। अब उस वक्त मॉर्क खुद को कैप्टन की एब्सेंस में कैप्टन घोषित करता है और रैंगिट को केबिन में जाने के लिए कहता है। हालांकि रैंगिट से बहुत गुस्सा आता है पर आखिर में उसे जाना ही पड़ता है। अब रैंगिट के जाने के बाद बोट्सवाइन को कैप्टन को मार देने के लिए कहता है क्योंकि इस तरह का मौका उन्हें शायद फिर कभी ना मिले, लेकिन बोट्सवाइन ऐसा करने से मना करता है। असल में मॉर्क को लगता है कि कैप्टन को उस बोट पर किसी को भी चिंता नहीं है, इस वजह से वो उन्हें मॉर्फिन की एक और डोज देता है, जिसके बाद उसकी गन को उसी के लॉकर में रखकर उसे बंद कर देता है और उस रूम को भी लॉक कर देता है ताकि कोई उन तक पहुंच ना सके। इसके बाद वो रैंगिट के पास जाता है जो उसे पूछती है कि अब क्या करना है, पर मॉर्क को इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि अब उन्हें करना क्या चाहिए। जब वो एरिक से मिलने के लिए गया तो उसने उसे बताया कि इंजन अब पूरी तरह से खराब हो चुका है, उसे ठीक करने के लिए 12 से 14 घंटे का वक्त लगेगा और तब तक जहाज बस कुछ ही दूरी पर जा सकता है। अब इन सब से मॉर्क काफी परेशान हो जाता है। तभी अचानक उसे मैप देखकर एक आइडिया आता है और एक जहाज 340 डिग्री मोड़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी क्रू मेंबर को डेक पर बुला लेता है और उन्हें बताता है उनकी शिप को डूबने से बचाने के लिए वो लोग उसे एक आइलैंड पर रोकेंगे जो कि नॉर्थ में जर्मन की रेंज से बहुत बाहर का इलाका है और इस तरह से शिप की मरम्मत के लिए उन्हें काफी वक्त मिल जाएगा। इन सब के बाद वो लोग इवंसन की बॉडी को एक प्रॉपर फ्यूनरल देते हैं और कुछ ही देर में उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां सब तरफ बर्फ होती है। अब उसके इस आइडिया से रैंगिट उसकी तारीफ करती है और कहती है इस तरह से सभी को आराम करने का समय मिलेगा और हो सकता है कि रशियन भी उनकी मदद के लिए आ जाए। लेकिन तभी मॉर्क कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पिछली बार जब वो इस तरह की एक लोकेशन पर थे तब वो 16 लोग एक लाइव बोट में थे और वहां से 3 जहाज निकले लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। इस वजह से उसे नहीं लगता कि उनकी कोई मदद करेगा। वहीं दूसरी तरफ वो कैप्टन को कंटिन्यूसली मॉर्फिन देता रहता है ताकि वो होश में ना आए। इस तरह से सभी लोग शिप पर आराम करने के लिए जाते हैं। जब मॉर्क एक बार फिर एरिक से इंजन के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि वो कोशिश कर रहा है और इस तरह उन्हें अब पूरे 13 दिन समुद्र में हो जाते हैं। तभी एक दिन मॉर्क देखता है कि कैप्टन का रूम खुला है और वो उसमें नहीं है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है। वो बोट्सवाइन से उन्हें डेक पर ढूंढने के लिए कहता है और वो खुद बेसमेंट में उन्हें देखने के लिए जाता है। जब वो वहां देख रहा होता है तो वो बेसमेंट में गन के साथ बैठा हुआ मिलता है। वो कैप्टन को बताता है कि उसे गोली लगी थी, इस वजह से उसे इंजेक्शन दिया गया। लेकिन तभी वो उसे अपनी गन के बारे में पूछता है जिस पर मॉर्क उसे उनके लॉकर की चाबी दे देता है, जिससे कैप्टन को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। अब वो उसे पूछता है कि आखिर वो लोग वहां क्यों रुके हैं, जिस पर मॉर्क उन्हें बताता है उनकी शिप का इंजन खराब हो गया और उसी की मरम्मत के लिए वो लोग रुके हैं। अब वो बात कर ही रहा होता है कि तभी रैंगिट वहां आ जाती है और उन्हें बताती है कि वहां एक और जर्मन प्लेन आ रहा है। अब ये सुनकर कैप्टन स्कार जोहान को गन रेडी करने के लिए कहता है, लेकिन डेक पर होने की वजह से गन पर बर्फ की लेयर जम चुकी थी और ये सब सुनकर कैप्टन कहता है उनके पास 3 कैनन भी है, यानी कि तोपें, पर उनकी कैनन के ऊपर ले जाने के लिए उनके पास क्रेन नहीं है। इस वजह से उन्हें कार्गो डेक से ही उसे चलाना होगा और इस तरह वो लोग उसे शूट करने के लिए तैयार करने लगते हैं। लेकिन तभी मॉर्क को एक आइडिया आता है। वो सभी को उस शिप के व्हाइट कलर से पेंट करने के लिए कहता है और कैप्टन भी उस वक्त उसे मना नहीं करता। इसके बाद वो लोग उस पूरे जहाज को व्हाइट कलर के पेंट कर देते हैं और सभी सामान को व्हाइट क्लोथ से कवर करते हैं। इसके बाद एक आदमी डेक पर व्हाइट कपड़े पहनकर लेट जाता है और प्लेन को देखने लगता है। अब उन्हें शूट करने का सिर्फ एक ही मौका मिलने वाला था, इस वजह से वो प्लेन की स्पीड को कंटिन्यूसली देखते रहते हैं।
पर तभी मॉर्क उस आदमी से पूछता है कि क्या वहां पर और जर्मन प्लेन है, पर वो कहता है कि नहीं, वहां पर सिर्फ एक ही। अब इस बात से मॉर्क समझ जाता है कि जरूर उन लोगों की शिप को अभी तक उस प्लेन ने देखा नहीं है और इस वजह से उसने दूसरे प्लेन को नहीं बुलाया। इस वजह से वो जोहान को शूट ना करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उसने शूट किया तो जर्मन को उनकी लोकेशन पता चल जाएगी और अगर गलत किया तभी भी। और ये सुनकर कैप्टन स्कार उसे चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि उस शिप का कैप्टन वो था। पर तभी रैंगेट भी मॉर्क को सपोर्ट करती है। इतनी देर में प्लेन उनके ऊपर से निकल जाता है और जोहान भी एंड टाइम पर उसे शूट नहीं करता और इस तरह वो सभी उस जहाज को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। इन सब के बाद मॉर्क कैप्टन स्कार से मिलने के लिए जाता है, जहाँ स्कार उससे कहता है कि आज उसने उसकी सोच को बदल दिया। उसे हमेशा से लगता है कि एक शिप पर एक ही कैप्टन होना चाहिए जिसकी ऑर्डर सभी माने, पर आज मॉर्क ने उसे गलत साबित कर दिया और वो इस तरह वो उसे शिप के कमान सौंप देता है। जिसके बाद मॉर्क कैबिन में जाता है और रैंगेट से कहता है अब वो लोग सोवियत यूनियन की तरफ जाएंगे क्योंकि जहाज अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और किसी ने भी नहीं सोचा होगा एक जहाज अकेले वहां तक पहुंच जाएगा। और इसी के साथ एक बार फिर वो लोग अपनी लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब ये लड़ाई चल रही थी तब 35 जहाज नॉर्वे से निकले थे, जिसमें सिर्फ 11 ही सोवियत यूनियन तक पहुंच पाए। पर नॉर्वे की इस मदद से सोवियत यूनियन उस युद्ध को जीत पाया और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया उन 40,000 बहादुर नॉर्वे के सिविलियन की वजह से, जिसमें से 4,000 कभी वापस नहीं आ पाए। और इस तरह से ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।